स्टूडेंट्स, आज हम जापान के संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। जापान के संविधान के संबंध में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस संविधान का निर्माण बाहरी लोगों के द्वारा किया गया है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पराजय मित्र राष्ट्रों की सर्वोच्च कमान की ओर से जनरल मैकआर्थर की अध्यक्षता में जापान के संविधान का निर्माण किया गया था। इसकी विशेषताओं में प्रमुख है, सबसे पहला है लिखित संविधान। जापान का वर्तमान संविधान एक लिखित संविधान है। लिखित संविधान से आशय होता है कि एक निर्धारित समय में एक निश्चित अवधि में इस संविधान का निर्माण किया जाता है। इस संविधान का निर्माण 1946 में जनरल मैकआर्थर की अधीनता में मैत्रिक सत्ता के सर्वोच्च कमांडर द्वारा किया गया था और इसे मंत्रिमंडल तथा डायट की विधिवत स्वीकृति मिली थी। इसको सम्राट की उद्घोषणा द्वारा 3 मई 1947 को लागू किया गया। इस एग्ज़ाम के लिए सबसे पहली बात तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जापान का संविधान कब लागू हुआ था, 3 मई 1947 को। इस संविधान में कुल एक प्रस्तावना, 103 अनुच्छेद तथा 11 अध्याय है। अनुच्छेदों के या इसके व्यापकता के अनुसार देखें तो जापान का संविधान ना तो बहुत अधिक विस्तृत संविधान है और ना ही बहुत अधिक संक्षिप्त संविधान है। ब्रिटेन के संविधान के समान जापान का संविधान अलिखित व विकसित नहीं है। दूसरा है लौकिक प्रभुसत्ता का सिद्धांत। लौकिक प्रभुसत्ता के सिद्धांत से आशय है कि जिस संविधान के अंदर जनता के संप्रभु शक्ति को प्रमुख स्थान दिया जाता है उसको लौकिक प्रभुसत्ता वाला सिद्धांत कहते हैं। यद्यपि जापान का संविधान एक विदेशी के अधीन तैयार किया गया था, लेकिन वास्तविकता में देखें तो इसमें जापान की जनता की स्वतंत्रता एवं संप्रभुता की पूर्ण रक्षा की गई है। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए जापान के संविधान में इस संबंध में उल्लेख किया गया है कि हम जापान के नागरिक राष्ट्रीय डायट में निर्वाचित अपने प्रतिनिधियों के द्वारा कार्य करते हुए यह घोषणा करते हैं कि प्रभुसत्ता शक्ति जनता के हाथों में है। यानी जनता की प्रभुसत्ता शक्ति के संबंध में जापान के संविधान की प्रस्तावना में ही प्रमुख रूप से उल्लेख कर दिया गया है। तीसरी विशेषता है लोकतंत्रीय संविधान। लोकतंत्रीय संविधान से आशय है कि यद्यपि जापान में एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, वहाँ पे सम्राट का पद अभी भी बना हुआ है, लेकिन संपूर्ण शक्ति का जो स्वरूप है वो जनतंत्रात्मक है, यानी जनता के द्वारा निर्वाचित सरकारों के द्वारा ही शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। अगला है संवैधानिक सर्वोच्चता। जापान के संविधान में इस संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि संविधान राज्य का सर्वोच्च कानून होगा। जापानी संविधान के अनुच्छेद 98 में इस संबंध में उल्लेख किया गया है कि संविधान राष्ट्र का सर्वोच्च कानून है और कोई भी कानून, अध्यादेश, साम्राज्यवादी राज्याज्ञा या सरकार का कोई भी ऐसा कार्य को अनुमति नहीं होगी जो कि संविधान के विरुद्ध है। यानी राजतंत्रात्मक व्यवस्था होते हुए भी जापान में संवैधानिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को लागू किया गया है। अगला है युद्ध का परित्याग। वर्तमान संविधान ने जापान को युद्ध करने के सर्वोच्च अधिकार से वंचित कर दिया है। जापान विश्व का एक ऐसा देश है जहां पर कि संविधान में ही युद्ध के संबंध में उल्लेख किया गया है कि युद्ध का परित्याग पूर्णतः किया गया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका सबसे अधिक जापान के द्वारा ही झेली गई थी और आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के संकट से बचाए रखने के लिए संविधान में इस संबंध में व्यापक उल्लेख कर दिया गया है। अगला है संसदीय प्रणाली। जापान में ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अनुसार संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है।
वहाँ पे संसदीय सरकार की सभी विशेषताएं हैं, जिनमें कि जैसे कि राज्य का अध्यक्ष संवैधानिक प्रधान होता है, वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल के हाथों में निहित रहती है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका परस्पर जुड़ी रहती हैं, शक्तियों का पृथक्करण न होकर एकीकरण रहता है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अधीन रहती है, वह उसके विश्वास पर्यंत ही अपने पद पर बनी रहती है। अगला है कठोर संविधान। जिन देशों के अंदर लिखित संविधान होते हैं वहाँ पे सामान्यतः संविधान का जो स्वरूप होता है वो कठोर संविधान का ही होता है। कठोर संविधान से आशय है कि जिन संविधानों में साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया और संवैधानिक कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया अलग अलग होती है। जापान में संशोधन की शक्ति डायट और जनता में बटी हुई है। संशोधन प्रस्ताव के पारित होने के लिए डायट के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत या उससे अधिक सदस्यों के मत से पेश होना चाहिए और ऐसा प्रस्ताव बाद में जनता की स्वीकृति के लिए भेजा जाना चाहिए। यानी संविधान संशोधन में संसद के साथ साथ जनता की भूमिका को भी सुनिश्चित किया गया है। अगला है एकात्मक संविधान। एकात्मक संविधान से आशय है कि जिन शासन व्यवस्थाओं में शासन की समस्त शक्ति एक ही सरकार के हाथों में केंद्रित की जाती है वह एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देश होते हैं। तो जापान में ब्रिटेन और फ्रांस की तरह शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया है और समस्त शक्तियां केंद्रीय सरकार को ही सौंपी गई है। अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका से आशय है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करे। जापान में न्यायालयों के न्यायाधीशों को केवल महाभियोग के द्वारा ही उनके पद से हटाया जा सकता है और उनके कार्यकाल में उनके वेतन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। कार्यपालिका को किसी भी अंग के संबंध में अंतिम शक्ति नहीं सौंपी गई है। अगला है मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य। संविधान में सबसे व्यापक अध्याय जो है वो मौलिक अधिकार और कर्तव्यों से संबंधित है, जिसमें कि अनुच्छेद 10 से लेकर 40 तक में इस महत्वपूर्ण विषय के संबंध में उल्लेख किया गया है। संविधान में घोषणा की गई है कि ये अधिकार अनुल्लंघनीय है और स्वयं संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। अगला है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों के समान ही जापान में भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार संसद के 2 सदन हैं, जिनमें प्रथम प्रतिनिधि सभा और दूसरा सभासद सदन है। प्रतिनिधि सदन जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता है, यानी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसके सदस्यों का चयन किया जाता है। अगला है स्थानीय स्वशासन। शासन प्रणाली का एकात्मक रूप अपनाते हुए भी जापान में स्थानीय स्वायत्त शासन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। स्थानीय स्वशासन से आशय है कि जिन देशों के अंदर एकात्मक शासन व्यवस्था होती है उनमें यद्यपि संविधान के माध्यम से समस्त शक्तियां केंद्रीय सरकार के हाथों में केंद्रित की जाती है, किंतु शासन के सुचारू संचालन के लिए स्थानीय स्तर पर शक्तियों का विभाजन किया जाता है और इस प्रकार का विकेंद्रीकरण इस कारण से किया जाता है ताकि शासन का जो लाभ है या शासन के द्वारा प्रदत्त जो सुविधाएं हैं वो जनता तक पहुंच सकें। भारत, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड जैसे देशों की समान ही जापान में भी स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ व्यवस्था है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का आधार तैयार किया गया है। अगली विशेषता है सीमित राजतंत्र। जापान का जो सम्राट है उसको यद्यपि एक महत्वपूर्ण पद के रूप में वहाँ पे जाना जाता है, लेकिन जापान में
सम्राट की शक्तियों को बहुत अधिक असीमित स्वरूप नहीं माना गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार सम्राट राज्य तथा जनता की एकता का प्रतीक होगा और उसकी इस स्थिति का स्रोत जनता की इच्छा होगी जिसके पास सार्वभौमिक शक्ति होगी। अनुच्छेद 2 में इस संबंध में उल्लेख किया गया है कि सम्राट का पद पैतृक है और उसके उत्तराधिकारियों की नियुक्ति इंपीरियल हाउस लॉ के अनुसार ही होती है। यानी एक तरह से सम्राट की शक्तियों के संबंध में असीमित जो प्रावधान है वो नहीं किया गया है।